श्री अरविंद गुप्ता जी और हमारे सारे मोर्चे और जितने भी सेल्स हैं उसके गाइडेंस की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, श्री महेंद्र जी पांडे, श्री विनीत जी गोयनका, श्री संजीव सिंह, यहाँ उपस्थित मेरे मित्रों, जिस समय अरविंद जी और संजीव सिंह ने आग्रह किया था कि हम लोग ये चाहते हैं कि आईटी सेल की एक मीटिंग है, आप उसका उद्घाटन करें, तो मैंने कहा कि आईटी के संबंध में तो मेरी बहुत अधिक जानकारी नहीं है और सचमुच उद्घाटन करने के लिए मुझे नहीं आना चाहिए। यदि आना चाहिए तो कुछ सीखने के लिए आना चाहिए। और ये बात मैंने इसलिए कही कि हम लोगों का जन्म ही जो हुआ, पहला कंप्यूटर जब बना था 1940 में, ये तो आप लोगों को भी जानकारी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इजाद हुआ था। और बताते ये हैं कि उस समय जो पहला कंप्यूटर बना था वो 8 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था। और उसके बाद उससे भी बड़ा एक कंप्यूटर बना उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसका अमेरिकन आर्टिलरी ने पहली बार उसका सेना की दृष्टि से प्रयोग किया था। और हम लोग तो उसके 11 वर्ष के बाद जो है पैदा हुए हैं। और जब पढ़ाई लिखाई भी हम लोगों ने प्रारंभ की तो उस समय भी आईटी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी, कोई जानता नहीं था। और जब एक्टिव पॉलिटिक्स में हम लोग आ गए तो फिर बहुत समय के बाद जाकर, जहां तक मेरी जानकारी है कि मोबाइल वगैरह का भी प्रयोग हम लोगों ने 97 के बाद प्रारंभ किया था। 97 ना, 97 में। और पहला मोबाइल जो मेरे पास आया था, किसी एक व्यक्ति ने खरीद कर दिया था, तो उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई थी कि आज मुझे मोबाइल मिल गया। स्वर्गीय प्रबोध जी महाजन 1980 में एक बहुत बड़ा, उस समय उसे भी मोबाइल कहते थे, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसके माध्यम से एक अधिवेशन होने वाला था, उसकी सारी व्यवस्था को देख रहे थे। तो मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कन्वे करते थे, वाकी टाकी। उन्हें उस समय उसको भी वो मोबाइल ही कहते थे, वो वाकी टाकी, इसीलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन पहला मोबाइल हमारे हाथ में 97 में आया। लेकिन आज आईटी सेक्टर ने कितनी प्रगति की है और आईटी सेक्टर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भारत की इकोनॉमी में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश की भी जो जीडीपी है, जीडीपी में भी 7.5% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो हमारे आईटी सेक्टर का है। और हमारे एक्सपोर्ट में भी 25% कंट्रीब्यूशन ये हमारे आईटी सेक्टर का है। तो हम सब मिला जुला कर ये कह सकते हैं, रेवेन्यू की दृष्टि से भी देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन इस आईटी सेक्टर का है। लेकिन मैं मानता हूं कि आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी इसके कारण एक मेजर चेंजेस लाए जा सकते हैं और पूरे सिस्टम की फंक्शनिंग को काफी ट्रांसपेरेंट इस आईटी के माध्यम से बनाया जा सकता है। और इस समय हमारे जहां जहां पर हमारी राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों ने इस काम को बखूबी अच्छी तरह किया है। मैं भी जब उत्तर प्रदेश में 2000 में बनकर गया था चीफ मिनिस्टर, तो उस समय भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिलसिला उस समय प्रारंभ किया था। तो 2000 में भी लोगों को बहुत ही अजूबा लगता था कि मैं लखनऊ में बैठा हुआ जब जिले के अधिकारियों से, जिले के कार्यकर्ताओं से मैं बातचीत करता था, बहुत ही क्यूरियोसिटी उस समय रहती थी, बड़ी संख्या में लोग कि आज मुख्यमंत्री जी बात करने वाले हैं, सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते थे। लेकिन इधर जो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जो ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे बढ़ाई है, जैसे टेंडर यदि होता है तो ई टेंडरिंग का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ है, तो पहले जो बीच में धांधली होती थी, गड़बड़ियां होती थी, मैं समझता हूं कि वो अब लगभग इससे समाप्त हो गई हैं और ई टेंडरिंग पर अब सबका भरोसा है, सबका विश्वास है।
लेकिन मैं यह मानता हूं कि इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी आईटी का पूरा लाभ कैसे उपलब्ध हो सके, इसकी चिंता तो इस समय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो अथवा स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके द्वारा इसकी चिंता की जा रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने यह महसूस करना प्रारंभ कर दिया है कि सचमुच आईटी के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको जो सब्सिडी मिलती है अथवा अन्य जो किसी प्रकार की रिलीफ यदि मिलती है, तो यदि इसके माध्यम से मिले तो ज्यादा अच्छा है। और मैं यह भी मानता हूं कि अब गांव में रहने वाले किसानों के अंदर भी अवेयरनेस जो हम पैदा करना चाहते हैं, जो जागरूकता हम पैदा करना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से वह अवेयरनेस हम निश्चित रूप से पैदा कर सकते हैं। और आज गांवों के पढ़े लिखे नवयुवक उसका लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं गांव के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो आईटी से भी हैं, वो अब अपने परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को यह बतलाते हैं कि यदि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, यदि कृषि के क्षेत्र में कोई सुधार यदि आप करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, ये फला सीड्स डालिए, इस समय जो है सीड्स आपको डालना चाहिए। तो कहीं न कहीं इसका लाभ अब धीरे धीरे लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए आज तक वह नहीं हो पाया है, यह बात भी सच है। और आईटी के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सेल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में 2008 में, उस समय भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उसी समय यह प्रारंभ हुआ था। लेकिन आज उसका एक्सटेंशन, उसका विस्तार यह बढ़ा है। और मैं सचमुच बधाई देना चाहता हूं अरविंद जी आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने अब इस देश के सभी राज्यों में आईटी सेल की यूनिट्स बना ली हैं। और महेंद्र जी बैठे हैं, समय समय पर महेंद्र जी भी आप लोगों को गाइड करते रहते हैं। और यदि किसी स्टेट के द्वारा कोई असुविधा होती है तो मैं समझता हूं कि उस असुविधा का निराकरण कराने के लिए इनकी तरफ से जितना संभव हो सकता है वह भी बराबर वो करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जिस समय कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जो गीत प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें मैंने देखा कि एक जगह संस्कृति शब्द का प्रयोग आया है, तो मेरा ध्यान चला गया। पुराणों में दो शब्द मिलते हैं, शब्देति ब्रह्म। शब्देति ब्रह्म यानी शब्द जो होता है, वर्ड्स जो होते हैं, वह ब्रह्म होता है। ब्रह्म के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता है। यानी जो कुछ भी बोला जाता है वह पूरे आकाश मंडल में, पूरे व्योम मंडल में, पूरे आकाश मंडल में वह तैरने लगता है, वह फैल जाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था, जब संस्कृति शब्द जब आया तो मेरा ध्यान उस शब्देति ब्रह्म जो पुराणों में लिखा हुआ है उस ओर हमारा चला गया। चूंकि साइंस का स्टूडेंट मैं भी रहा हूं, फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट रहा है, और मैंने यह भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च वर्क, उस रिसर्च वर्क के फंडामेंटल्स यदि कहीं पर मिलते हैं तो हमारे भारतीय संस्कृति के जो धर्म, पुराण, शास्त्र हैं उनके अंदर मिलते हैं। किसी सेल का मैं उद्घाटन कर रहा था, मुझे याद नहीं है, उद्घाटन करते समय मैंने कहा था कि हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है उसके भी बेसिक्स यदि कहीं से मिले हैं, आर्ट एंड कल्चर से, अच्छा आर्ट एंड कल्चर का मैं उद्घाटन कर रहा था, शायद उस समय मैंने कहा था, तो उसके बेसिक कंसेप्ट यदि कहीं से मिले हैं तो हमारे वैदिक ग्रंथों से ही मिले, वैदिक फिलॉसफी से मिले। उसमें मैंने उदाहरण दिया था कि हाइजेनबर्ग का एक मित्र जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था, फिजो कोपरा जिसका नाम था, उसने हाइजेनबर्ग के बारे में लिखा है कि हाइजेनबर्ग ने जिस समय प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की खोज की, उसके बाद हाइजेनबर्ग ने मुझे यह बतलाया था कि हमको इसका बेसिक कंसेप्ट जो मिला था, तो जब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर से वैदिक फिलॉसफी पर चर्चा की तो उस समय बेसिक कंसेप्ट मुझे प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का उसी से मिला था। मैं भी ये सोच रहा था बैठे बैठे कि शायद इस आईटी का भी
बेसिक कंसेप्ट यदि कहीं से मिला है तो वह भारत के ही पुराणों से मिला है। यह हमारे भारत की संस्कृति है। शब्देति ब्रह्म, शब्द कभी नष्ट नहीं होते, चाहे वो जब भी बोले गए हों, जैसे भी बोले गए हों, वह नष्ट नहीं होते। स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान उस ओर गया और मैं सचमुच यह कहते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है, गौरव की अनुभूति होती है कि इस आईटी के महत्व को यदि किसी ने समझा है पहली बार तो एनडीए की सरकार ने समझा है। जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री, बीजेपी लेड एनडीए, उन्होंने इसके महत्व को समझा और इसको प्रमोट करने की कितनी भरपूर कोशिश हो सकती है और अटल जी ने ही की थी। लेकिन इस कांग्रेस ने क्या किया है? हो सकता है कि इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के लोग भी ये कहें कि साहब इस आईटी के प्रमोशन में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम का जो स्कैम हुआ, मैं अभी अरविंद जी संजीव सिंह दोनों लोग बैठे थे तो मैं चर्चा कर रहा था। मैंने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम के बाद इस आईटी सेक्टर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस सेक्टर में जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात छोड़िए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट करने में अब पहले जितना बिल्कुल आसानी से इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते थे भारत में, क्योंकि आईटी सेक्टर में सारे वर्ल्ड में भारत की एक क्रेडिबिलिटी, एक साख बनी थी। उस साख पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके कारण संकट पैदा हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि हमारी जहां तक जानकारी है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो जिसका कंट्रीब्यूशन इस आईटी सेक्टर का अप्रॉक्सीमेटली 7.5% है, उसमें भी कमी आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। 2G स्कैम के कुछ समय के बाद से ही इस ग्रोथ रेट का जो हमारा 7.5% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, उसमें काफी हद तक अब धीरे धीरे कमी का सिलसिला प्रारंभ हो गया। सचमुच यह जानकारी प्राप्त होने के बाद मैं बहुत ही शॉक्ड था, ये धक्का लगा। करप्शन जीवन के सभी क्षेत्रों को किस तरीके से प्रभावित करता है। वैसे दूर दराज से सोचने वाले लोग यह मानते होंगे कि आईटी में करप्शन का कोई बहुत अधिक महत्व नहीं है, लेकिन यह संकट पैदा हुआ है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि हम लोगों के शासनकाल में बीपीओ सेक्टर यह भी प्रारंभ हुआ था उस समय। वैसे शायद मैंने इस पर विशेष बल दिया गया था, इसके पहले ही प्रारंभ हुआ होगा कभी, लेकिन उस समय इस पर विशेष बल दिया गया था।